learners, welcome to IAS Marathon. And here we with the new lesson. And guys, this is the new chapter. This is chapter 6, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का द क्रैक डाउन पॉइंट जो हम बोलते हैं, और द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री में बोलते हैं. ठीक है. सो 1857 का रिवोल्ट पढ़ने वाला है. इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और आपको बता दूं कि सबसे यूँ कहते हैं सबसे बड़ा चैप्टर होता है पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में गाइस, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है. बस इसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करके पढ़ने का तरीका आपका क्या होता है वो आप पे डिपेंड करेगा, और कितनी सिस्टमेटिकली तरीके से आप ऑर्गेनाइज करके इसको रीड कॉल कर सकते हो एग्जाम के टाइम पे. यस, और मैक्सिमम इसके क्वेश्चन आते हैं हमारे जो मेंस के अंदर है. रिसेंटली भी जो है 2 साल पहले मेंस में इससे क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है. तो यस, हियर वी गाइस IAS मैराथन, प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आपको हमारे एफर्ट्स लगते हैं कि आपकी प्रिपरेशन में काम आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं 1857 का रिवोल्ट. सो गाइस यस, मैंने आपको बताया था 1757. ठीक है, 1757 की बात कर चुके थे हम. उसके बाद काफ़ी सारे जैसे प्लासी की बैटल की बात करी थी ना. यस, उसके बाद से वो भी एक मेजर इवेंट था, है ना. और उसके बाद जो ब्रिटिश ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए नॉर्थन इंडिया में स्पेशली, जिसकी हम बात कर रहे थे. कुछ पॉलिसीज़ भी थी, है ना. इतने नोटवर्दी चेंजेस आए ब्रिटिश पॉलिसी में, क्योंकि वो रूल करना चाह रहे थे ना. टोटल बात तो ये कि रूलिंग किस तरीके से करते हैं वो, क्या उनकी वो वाली अप्रोच थी जो अलग अदर कॉलोनीज़ में करते थे. यहाँ पर ब्रिटिश ने एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट था पूरी पॉलिसीज़ का, जैसे कि एक्सपेंशनिस्ट. ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई थी उन्होंने. उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन एक हद तक किया था. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस, जो कि वो पुराने बहुत साल से करते हुए आ रहे थे. आपको पता है 1793 से लेकर के ही. उसके बाद जो बात के उनके जो चार्टर एक्ट आए. ठीक है. ठीक है, ये सब हमको डिस्कस करने हैं, जो कि मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में भी आते हैं कि इंडिया में कहाँ से पढ़ते हैं. फिर 1853 का आया, उसके पहले 1813 का आया था, 33 का आया था. ठीक है. फिर 1858 में आया था द क्वींस डिक्लेरेशन. ठीक है. तो वो रिवोल्ट के बाद आया था, उसका हम डिस्कस करेंगे क्या पॉइंट्स थे उसके अंदर. बहुत ही जो है हम कहें कि हॉलो पॉइंट्स थे, बहुत ही हॉलो प्रोविजंस थे उसके अंदर, किसी का भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाया वो. यस. सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कितनी एडवर्स इफेक्ट आए इन सब पॉलिसीज़ का 1757 से लेकर के जो बाद में, क्योंकि इनको पता चल गया था कि अब इनके जो एक्चुअली में एम्पायर को लेड करने का टाइम है वो आ चुका था. 1757 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं. उसके पहले भी बहुत इम्पैक्ट था इनका पॉलिटिकल जो अरीना में. ठीक है. सो आप सोच रहे होंगे 1757 से लेकर के क्या 1857 तक क्या शांति बनी रही क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. आपने पुराने लेसन देखे, मैंने क्या कहा आपसे पुराने लेसन्स में. मैंने कहा था कि ये जो पीरियड था कोई ऑल पीसफुल मूवमेंट नहीं था, पीसफुल पीरियड नहीं था बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी ट्रबल फ्री नहीं था. ठीक है. बहुत स्पोरेडिक पॉपुलर आउटबर्ट्स किए गए इसके अंदर भी. रिलीजियस पॉलिटिकल वायलेंस किया गया था इसके अंदर, आपको पता है. रिलीजियस पॉलिटिकल वायलेंस किया. उसके अलावा देखो, उसके अलावा ट्राइबल्स मूवमेंट. ठीक है. ट्राइबल मूवमेंट्स के बाद सिविल रिबेलियंस. इनमें डिफरेंस क्या है ये सभी बता चुका हूँ मैं आपको, है ना. तो पुराने लेसन को प्लीज़ मिस मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सब. यस. अब जो बात की बात आती है वो ये है कि किस तरीके से इन्होंने रेवेन्यू डिमांड्स को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि इन्होंने एक सोशल रूप ले लिया. ठीक है. क्योंकि इसके कारण बहुत सारे अभी हमको पढ़ने हैं. ठीक है. इकोनॉमिक पढ़ेंगे उसके बाद सोशल, पॉलिटिकल. ठीक है, ये सब हमको पढ़ने हैं. यस. तो ये होता है एक सिस्टमेटिकली तरीके से पढ़ना. ठीक है. अभी बताऊंगा हम जो फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे. यस. तो पहला तो मैंने आपको बता दिया क्या जो रेवेन्यू डिमांड थी बहुत हाई कर दी थी गाइस, बहुत एक्सप्रेसिव जो एक्सप्लॉइटेटिव इनकी पॉलिसीज थी. उसके बाद जो नेटिव रिलीजन्स थे. यस. जो नेटिव रिलीजन्स और जो ट्रेडिशनल कस्टम थे उनमें इंटरफेरेंस होना बहुत बड़ी मात्रा में इनका स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ कि जो फर्दर जो कोर्सेज थे वो होते हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं गाइस. ठीक है. जैसे कि एक ऐसे कुछ मूवमेंट जो ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, जैसे कि आपके साउथ ईस्ट में हुए थे और वेस्ट में हुए थे. ठीक है. जिसके कारण अपराइजिंग होती है गाइस. ठीक है. अपराइजिंग हमने सब पढ़ी है, मतलब मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट है वो सब हमने पढ़ डाली पीछे. ठीक है. तो प्लीज़ उनको जाकर के देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब आता है यहाँ पर मेजर रिवोल्ट जो है उस और उसका कोजेज जो हमको पढ़ना है. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो ये आफ्टर 100 ईयर्स फ्रॉम द कॉन्क्वेस्ट, और जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने बहुत सारे रिबिलियन फेस किए. पहली बात तो ये है ना जो मैंने आपको बताया. ठीक है. और ये वाला जो मेजर रिवोल्ट है वो स्टार्ट होता है हमारा 1857 में. बेसिकली स्टार्टिंग की पूरी क्रोनोलॉजी है जो कि मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने डिसाइड तो किया था कि 31 मई को रिवोल्ट करेंगे, बट वो 10 मई को हो जाता है. ठीक है. तो इस तरीके से एंड थ्रेटन द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया. ठीक है. एक टाइम तो ऐसा था कि ये बहुत ही एक हद तक जो है
सक्सेसफुल होने की कगार पर था, लेकिन एज वी नो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन सिपोय ने यहाँ पर म्यूटिनी की, सबसे बड़ी बात तो हमको सिपोइस की यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। और आप भी 1857 को रिवोल्ट को तो सिपोय म्यूटिनी जो ब्रिटिशर्स ने कहा है उस नज़रिए से नहीं देख सकते हम, ठीक है, बिकॉज हमको बड़ा प्रोस्पेक्टिव लेकर सोचना है, क्योंकि इतने सा नहीं है 1857 का रिवोल्ट। अब स्टार्टिंग में तो जो सिपोइस थे, यस, उन्होंने ही स्टार्ट किया था इसको, जैसे कि मेरठ में है ना, उसके अलावा और भी बहुत जगह किया था, आसपास के यूपी के जो उस टाइम का यूपी था उसके आसपास के इलाकों में किया था, यस। और वो भी डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल। तो आपको बता दूँ, एक बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर इंडिया की पूरी जो इंडिया का पूरा नेशनल मूवमेंट है उसमें जो है सेक्युलरिज्म की भावना हमेशा से थी। और यही एक कारण था कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त भी सेक्युलर वर्ड को नहीं जोड़ा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर के स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में होते हैं। मैंने एक एक स्टेटमेंट को पढ़ा उनका, जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली यही कहा था कि सेक्युलरिज्म जो है वो वेरी सोल में है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया के ट्रेडिशन में। तो सेक्युलर को स्पेसिफिकली मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने फंडामेंटल राइट डीपीएसपीस को इस तरीके से डिफाइन किया था ताकि उसमें सेक्युलरिज्म की भावना तो आए सही, ठीक है, यस। तो उसके बाद आता है आपका ये जो रेजिस्टेंस था, वो आर्म्ड रेजिस्टेंस बन गया, है ना। अब कुछ लोगों का तो इसमें इतना भी कहना है कि ये बिगेस्ट आर्म्ड रिवेलियन था कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। ये आता है ना, कॉलोनियलिज्म में सबको आ जाते हैं, जितने भी यूरोपियन पावर है, जितने भी इंपीरियलिस्ट पावर है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, सब इसके अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है। सो कॉलोनियलिज्म इज द बिगर आइडिया, ओके। सो कभी लेकर के आऊँगा इसके अंदर मैं आपको कॉलोनियलिज्म और जो डीकोलोनाइजेशन बाद में जाकर के हुआ, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका ऐसा कहा जाता है, और फ्रांस ऐसा कहा जाता है। देखो पहले क्या हुआ, जो आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है 1786 के आसपास, यस। उसके बाद आपका 1789 में, उसके बाद में जो जितने भी हैं आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन होते हैं, ठीक है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इसको ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका और ये फ्रांस, क्योंकि देखो ब्रिटिश जो थे उन्होंने यहाँ पर भी कॉलोनाइज कर रखा था, लेकिन इनको आज की डेफिनेशन, आज की जो डीकोलोनाइजेशन की जो डेफिनेशन है और जो इसका टाइम पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। जो डीकोलोनाइजेशन है उसको इसके अंदर नहीं माना जाता बिल्कुल भी। ये नहीं कहते कि जब अमेरिका का रेवोल्यूशन हुआ और जब फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, और ये इनको इंडिपेंडेंस मिली, ये डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस नहीं है आज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम मानते हैं जो 1945, चलो कभी बताऊंगा मैं आपको उसमें डिटेल में, जो 1945 के बाद वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया को बेसिकली डीकोलोनाइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, इंडिया इंडिपेंडेंस को, यस, है ना। सो ये बात याद रखना। क्यों? अब ये इसका रीजन आप मुझे दोगे, ये वाला क्वेश्चन है मेरा, कि अमेरिका और फ्रांस को जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस क्यों नहीं मानते? क्योंकि स्टार्ट तो वहीं से हो चुका था, सबसे पहले तो वहीं से गया था कॉलोनियलिज्म ब्रिटेन का, आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन उसको नहीं मानते, वो क्यों ऐसा, ठीक है, तो वो मुझे बताना आप। तो अब यहाँ पर देखो जो जितना भी पॉलिटिकल कॉजेस, अब यहाँ पर सिस्टमेटिकली किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब ध्यान से सुना मेरी बात, मैं जो आपसे कहता हूँ, देखो अब यहाँ पर ब्रिटिश की जो ग्रीडी पॉलिसी ऑफ एग्रेडाइजमेंट थी, अब आप सोचोगे व्हाट इज़ द ग्रीडी पॉलिसी ऑफ एग्रेडाइजमेंट, ठीक है, सुनना ध्यान से। पॉलिसी ऑफ एग्रेंडाइजमेंट का मतलब है कि जो इनके खुद की उन्नति की जो पॉलिसी थी, और बेसिकली इन्होंने नाम दिया था कि यहाँ के हम जिसको है उन्नति बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब किससे कवर होकर के रह गई थी? समझ लीजिए, ये एक पूरी एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर इनके बहुत सारे पार्ट हैं। ये कहते हैं इसके अंदर ये प्लेजेस करते हैं, है ना, सुनो, उसके बाद ये करते हैं प्रोमिसेस बहुत सारे, लेकिन ये सब बहुत ही ज़्यादा होलो प्रोमिसेस, होलो प्लेजेस कर रखी थी इन्होंने, किसी को भी फुलफिल नहीं किया, हर चीज़ का कंटेम्प्ट होता था। और कंपनी के खिलाफ जो पॉलिटिकल जो इन्होंने प्रेस्टीज बाद में जाकर के खोया, वो यही इसका मेन कारण था कि इन्होंने कभी अपने प्रोमिसेस को फुलफिल किया ही नहीं ना। इन्होंने जितने भी प्रिंसेस थे, ठीक है, सबको किस पॉलिसीज़ के अंदर, इनकी जो पॉलिसीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी, इफेक्टिव कंट्रोल की, उसके अलावा जो ग्रेजुअल एक्सटिंक्शन, और जो इंडियन नेटिव्स स्टेट टू अ डेफिनेटिव स्टेट एंड विद परफेक्शन ऑफ द सब्सिडरी अलायंसेज, ठीक है, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली का था, समझा रखा है। सब्सिडरी अलायंस मैंने लास्ट लेसन में ही समझाया, ठीक है। उसके अलावा जो इनकी इनफेमस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, ठीक है, इनके अंदर ला करके देखो दो तरफ हमला कर रखा है इन्होंने, एक तो जनता से, ठीक है, उसके अलावा जो ये प्रिंसेस थे और उनकी जनता से, ठीक है, क्योंकि प्रिंसेस को ये कह करके अपने अंदर लाते थे कि आपको पता है कि इनका जो क्या इम्पैक्ट होता था और इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते थे अगर इनकी बात नहीं मानी जाती थी, तो ठीक है, तो मिलिट्री एक्शन का करना स्वाभाविक सी बात थी, ठीक है। सो ये बोलते तो बहुत कुछ थे, प्लेजे बहुत सारी करते थे, ये फ्रेंडशिप ट्रीटीज बहुत सारी करते थे, लेकिन कुछ हो नहीं पाता था, है ना।
अब ये जो डॉक्टर ऑफ लैब्स थी ना, उसके अंदर काफ़ी सारे जो प्रिंसेस थे, है ना, और जो स्मॉल डायनेस्टीज थी, उनको इनके अंदर लेकर के आ चुके थे बहुत। इन्हीं कुछ सालों में इन्होंने काफ़ी सारा लेकर के आए थे। पहले वेलेस्ली ने, उसके बाद ये जो डलहौजी आया उसने 1856 तक, फिर कैनिंग आ चुका था। यस। अब यहाँ पर सस्पिशियस और अनईजीनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी लोगों के अंदर भी और जो प्रिंसेस के अंदर भी, ठीक है। अब यहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट, देयर वाज नो सुप्रीम कोर्ट टू गिव ऑल इम्पार्शियल वर्डिक्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। बाद में इन्होंने विलियम बेंटिक ने लेकर के आया था, है ना, ठीक है, उसके पहले, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट था नहीं, है ना, इस टाइम पे। और फिर बाद में जब पंजाब, पेगू, सिक्किम, इनके अंदर इनको एनेक्स किया गया राइट टू कॉन्क्वेस्ट के अंदर। उसके अलावा सत्तारा, जयपुर, संबलपुर, है ना, भागात। आप मुझे बताओ ये भागात किस में है, ठीक है, भागात बोलते हैं इसको। ये कौन सी स्टेट में आज के? उदयपुर, झांसी, नागपुर। झांसी आपको पता है बहुत ही पॉपुलर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नागपुर वर द एनेक्स्ड बाय द जो एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है, इनके अंदर लेकर के आ चुके थे इनको, है ना। बाद में डिस्कस करते हैं इसको, हम लाइन टू लाइन और ऑर्डर टू ऑर्डर करूँगा कब कौन से को लेकर के आए ये, ठीक है। उसके बाद अवध, इसको अवध भी बोलते हैं हम। अवध ने तो बहुत सारे गाइज, है ना। अवध वॉज एनेक्स्ड और द प्रेटेक्स्ट ऑफ द मिस गवर्नेंस, यानी कि गुड ऑफ द गवर्न, यानी कि वही बात है जो इन्होंने मिस गवर्नेंस कहा गया था बेसिकली, कि जनता खुश नहीं है, और एक फॉल्स रिपोर्ट बना करके जो ये लेकर के आया था, जो इनका पॉलिटिकल एजेंट होता है, ठीक है। अब द कॉमन बिलीव करंट was that annexation were not because of the doctrine of lapses but due to the lapses of the morals, ठीक है। तो कितना बड़ा दलील दे रखा है इन्होंने कि इसलिए नहीं है कि आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है या फिर आप गोद नहीं ले सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। ये कहते हैं कि लैप्स ऑफ ऑल मोरल्स ऑन द पार्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके की बातें हैं, क्योंकि भरोसा ही खत्म हो चुका था यहाँ पर लोगों को इनमें, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर बात करते हैं हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक कॉजेज हैं। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात को, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे इसके, ठीक है। सो पहले आपको बताता हूँ मैं बहुत ही स्मॉल समरी के अंदर, ठीक है। मैं कहता हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करो आप, ये सब आपको तो अवेलेबल करा दूंगा मैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो बात यहाँ आती है आपकी कि किस तरीके से यहाँ पर देखो पहले तो करप्शन जो था उसका स्टार्टिंग यहीं से हो चुका था, ठीक है। करप्शन को हम कई बार बोलते हैं कि ये ब्रिटिश लेगेसी है जो इंडिया को पाई गई है, लेकिन देखो मैं इससे पूरी तरह समझ नहीं हूँ, क्योंकि इसके पहले भी जितने रूलर्स थे उन्होंने भी बहुत बड़ी मात्रा में करप्शन किया है, ठीक है। यहाँ तक कि अकबर ने भी जो है करप्शन किया था, आपको पता है। हाँ चलो बताओ, अकबर ने जो कौन सा ऐसा सीज था जिसमें इसकी हालत ख़राब हो गई थी? फोर्ट का ऐसा कौन सा सीज था जिसमें इन्होंने जो है बेसिकली करप्शन किया था, ठीक है। जिसमें अकबर ने जो है बेसिकली रिश्वत देकर के अपने काम निकलवाया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेसिकली जो करप्शन था ना इस टाइम पे किन किन लोगों में इंपॉर्टेंट था और किन लोगों में प्रिवेलेंट था बेसिकली। देखो जो पीटी जो पुलिसमैन थे, ठीक है, उसके बाद लोअर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोअर लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक। उसके अलावा जो लोअर कोर्ट्स थे, लोअर लो कोर्ट्स, ठीक है। जुडिशरी मैंने समझाया पुराने लेसन में, जाकर के देख लो एक बार, ठीक है। यस, तो इन लेवल्स पर जो थे सबसे बड़ी मात्रा में हम कह सकते हैं जो इनका क्या था, सॉवरेनिटी की एब्सेंटिज्म था, है ना। कोई इनमें जो थी इंटीग्रिटी की भावना नहीं थी, ठीक है। अब ये बेसिकली अब देखो एक तरफ तो ब्रिटिशर्स हैं, एक तरफ इंडियंस हैं, एक एलियन रूल है और एक चाहते हैं कि क्योंकि जो देखो एक तो नेटिव रूलर्स हैं, ठीक है। दोनों की आई में किस तरीके से इन्होंने कैरेक्टर जो था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, ब्रिटिश रूल का, ठीक है, उसको फॉरेन और एक एलियन लुक के अकॉर्डिंग ही देखा था, ठीक है, आप सबको पता है। और दूसरी बात आती है इकोनॉमिक कॉजेज़ की। अब इकोनॉमिक कॉजेज़ की तो क्या ही कहें, इकोनॉमिक कॉजेज़ जो है मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेज़। अब बात आती है यहाँ पर जो इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या था कि जो ट्रेडिशनल राइट्स थे बेसिकली, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक था उसको टोटली इन्होंने डिस्ट्रॉय कर चुके थे, ठीक है, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वो बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, जो इंग्लैंड में था बहुत बड़ी मात्रा में था। कभी कभी तो ये भी कहा जाता है कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसको फाइनेंस तो इंडिया ने किया है, ठीक है, इतना समझ लो आप, ठीक है। अब बात आती है कि इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कॉजेज में हाईली अनपॉपुलर जो ये इन्होंने रेवेन्यू पॉलिसीज़ बनाई, ठीक है, हाईली अनपॉपुलर जो रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी वो बनाई। उसके अलावा जो मनी लेंडर सिस्टम था, मनी लेंडर का आपको पता है सनसेट क्लोज होता था उसके अंदर। अगर सनसेट के पहले आपने यहाँ पर जो अपना जमा नहीं कराया, इनका जो पर्टिकुलर टैक्स होता था, ठीक है, तो आपकी ज़मींदारी छीन करके किसी और को दे दी जाएगी, ठीक है। इस कारण ज़मींदार भी इनसे बहुत परेशान होते थे। उसके अलावा ट्रेडर्स और जो गिल्ड्स होते थे, ठीक है, ये भी बहुत परेशान थे, है ना। अब
ये जो लोग थे ना बेसिकली थे तो एलाइट ग्रुप ही ना, तो ये न्यू लैंडलॉर्ड्स के तौर पे इन्होंने काम किया, याद रखना, न्यू लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। अब इनसे ज़्यादा लोग चिढ़ते थे। बाद में जो रिलीजियस डिनोमिनेशन को भी इसका मतलब जो रिलीजियसली आउटलुक्स इसको देखा जाने लगा, ठीक है। उसके अलावा जो रूरल इनडेटनेस थी, कर्जे में डूब गए सब लोग, हाँ, कुछ कमाने को नहीं है इनके, ना कोई आउट ट्रेड हो रहा है ना। उसके अलावा आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट्स टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुके थे, क्योंकि आप ही समझो कि एक कॉटन का शर्ट अगर हम बना रहे हैं यहाँ पर खादी का या फिर कोई भी ठीक है, हाथ से बनाते थे, ठीक है, आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट, जो उसका जो है उसमें थोड़ा वो महंगा होता था। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से वही कॉटन का जो शर्ट था पर्टिकुलर, उसी में इतना जो है बहुत ही चीप, इन्होंने बेसिकली बहुत ही चीप प्राइसेस में उसको लेकर के आए और हाई हाई क्वालिटी में, ठीक है। तो उस टाइम पे कोई क्वालिटी नहीं देखता था, प्राइस दे करके लोग खरीदा करते थे। खैर आज भी वही होता है कि प्राइस को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। सो यस, हमने हैंडीक्राफ्ट और ये देखे। तो उसके बाद जो ब्रिटिश गुड्स थे उन्होंने यहाँ पर आकर के पूरा मार्केट कैप्चर किया, है ना। और आज तो बहुत सारे खैर इसके जो टूल्स ऐसे हैं जो हम जो है डंपिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको रोक सकते हैं। और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टोटली डिस्ट्रॉय कर चुके थे ये, कोई अल्टरनेट सोर्स ही नहीं था, क्योंकि जो पीपल थे वो पर्टिकुलरली एक ही फील्ड में और जिनके प्रोफेशन होता था, ठीक है, जो फादर मदर फैमिलीज का जो प्रोफेशन था वही लोग अक्सर क्या करते थे, एक्सेप्ट करके उसको अडोप्ट करके उसी को आगे बढ़ाया करते थे, जो वो टोटली। उसके अलावा हाई टैरिफ्स, ठीक है, उसके अलावा जो हाई टैरिफ्स थे, देखो बहुत ध्यान से सुनना है वाली बात, ये जब दादा भाई नौरोजी की बुक थी एक, ठीक है, उसमें से लिया है। उसमें से उनका ये आइडिया था कि इम्पोर्ट पे तो हम हाई टैक्सेस करेंगे और एक्सपोर्ट पे क्या करेंगे, जो लो टैक्स करेंगे इंग्लैंड में। और अपोजिट होता था, यानी कि अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं इंडिया में लेकिन वो प्रोडक्ट इंडिया का है, ठीक है, सी हम जो इंपोर्ट करेंगे वहाँ से, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर लेकर के आएंगे सेल करने के जो फिनिश गुड्स हैं, ठीक है, जो फिनिश गुड्स है ना, जो कि ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर के आए थे, मतलब लेकर के गए थे और फिनिश गुड्स लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो क्या हुआ, इम्पोर्ट्स हुए। तो उनको तो बहुत ही कम टैरिफ में और बहुत ही जो है माइन्यूट से टैरिफ के साथ ही इंडिया के मार्केट में डंप करते थे, ठीक है। और एक्सपोर्ट जो थे, यानी कि जो यहाँ के आर्टिसंस थे, जो यहाँ के लोकल ट्रेडर्स हैं, अगर वो कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते थे तो उसमें बहुत बहुत हाई टैरिफ लगाते थे, ताकि उनका जो है इनकी कंट्री में, जैसे कि इंग्लैंड में जाएगा ये माल, ठीक है, तो वो वहाँ पर जाकर के उनकी प्राइस बहुत हाई हो, और उनको जो है उनका जो है सप्लाई, मतलब सप्लाई चाहे कितनी भी हो लेकिन डिमांड उनकी हमेशा लो ही रहेगी, ठीक है, तो उनकी प्राइस वहाँ पिट जाएगी इस तरीके से। तो इनका पूरा मार्केट खत्म कर दिया इन लोगों ने। अब बात करते हैं हम इसकी, ठीक है, हम नोट से पढ़ रहे हैं। तो एनेक्सेशन जो किया इन्होंने इंडियन स्टेट्स का, ठीक है, ये इकोनॉमिक और जो है सोशल इफेक्ट दोनों पड़े इसके बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। उसके अलावा जो इंडियन एरिस्टोक्रेसी थी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द पावर इन द पोजिशन, आप सबको पता है कि जो है नाम के रूलर्स हुआ करते थे, बाकी जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था, यहाँ तक कि डिसीजंस भी किससे पूछ करके लेते थे, इनसे ही, ब्रिटिश एजेंट्स से, ठीक है, जो वाइस राय था, फाइनल परमिशन वहीं से आती थी। अब इट फाउंड लिटिल चांस टू गेन सेम ओल्ड पोजीशन इन द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, और जितने भी हाई पोस्ट थे, सिविल मिलिट्री, ठीक है, वो रिजर्व कर दी जाती थी किन के लिए, ब्रिटिशर्स और जो यूरोपियंस थे, ठीक है, आप तो यूरोपियन से लेकर चलो, ठीक है। अब द एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो बहुत ही इनएफिशिएंट और इनसफिशिएंट थी। अगर आपको ये लगता हो कि जो ब्रिटिशर्स आए वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में और बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर थे, ऐसा कुछ नहीं था गाइस। ये बात है कि डिप्राइवेशन हम इतना ज़्यादा था उस टाइम पे इंडिया में कि वो हमको कुछ ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, ठीक है, तो हम उसी में ही 250 साल हमने उसी में निकाल दिए। सो यस, द लैंड रेवेन्यू पुलिस वॉज मोस्ट अनपॉपुलर, यानी कि लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए भी पुलिस लगा रखी थी इन लोगों ने। अब मेनी डिस्ट्रिक्ट न्यूली एनेक्स्ड स्टेट्स वर इन अ परमानेंट रिवोल्ट एंड मिलिट्री, ठीक है, हैड टू बी सेंट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू, समझ रहे हो, यानी कि चलो अनेक्स करा इन्होंने, उसके बाद मिलिट्री जाकर के रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है जो पुलिस है, उसके अलावा भी, ठीक है। सो इतना बड़ी बात कर रखी थी इन्होंने, और बहुत अच्छे अत्याचार करते थे इनके अलावा, और बहुत सारी ऐसी माइन्यूट से इन्होंने लॉज एंड टर्म्स बना रखे थे जो कि एक आम फार्मर को तो कभी समझ में नहीं आते थे। और आपको पता है इलिटरेसी कितनी थी, आज़ादी के टाइम पे भी 85% इलिटरेट था इंडिया, ठीक है, वो तो अब जा करके कुछ हुआ है। सो द जो इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन हैड एलिमिनेटेड द मिडिल मैन बाय इस्टेब्लिशिंग द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पीजेंट। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो अब इन्होंने ये कैसे बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ी कि इन्होंने जो मिडिल मैन होता था ना, जो कि अनपढ़ किसान से खरीद करके मार्केट में लेकर के आता था और वो जाता था सेलर्स को, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। हाँ, लेकिन आज की जितनी लंबी चेन नहीं होती थी। आप लेकर चलो वहाँ पे एक या दो मिडिल मैन होंगे फार्मर से कंज्यूमर तक के बीच में। यस। सो इसको हटा दिया ब्रिटिशर्स ने और डायरेक्ट चले गए किसान के पास। उनसे डायरेक्ट लेकर के आते थे और उनको फोर्स करते थे कि आपको इतने में उगाना पड़ेगा और आपको जो है वो इतने में बेचना पड़ेगा मार्केट में, इससे ज़्यादा कोई लेगा नहीं आपसे, और कैप लगा देते थे। यस। अब यहाँ पर बात आती है, और ये भी कहा जाता था जिससे बाद में नील क्रांति वगैरह हुई है ना। अब नील क्रांति के बारे में मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। अब वो कौन सी बुक थी उसका नाम मुझे बताओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका नाम मुझे बताओगे अभी कमेंट सेक्शन में, अभी के अभी, ठीक है। जो नील क्रांति है उसके कौन सी लिटरेचर और कौन सी टेक्स्ट बुक है पर्टिकुलरली जो मैंने नाम बताया था आपको। सो बहुत सारे ताल्लुकदार थे, द हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड्स थे इसके अलावा, है ना। ताल्लुकदार, तालुदा कौन, जो हेरिडेटरी लैंडलॉर्ड थे, जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे इस गवर्नमेंट के लिए। बट डिप्राइव्ड ऑफ देयर पोजीशन, उनको उनकी पोजीशन से निकाल दिया गया, जितने भी इनसे फ़ायदे लेते थे वो हटाना बंद कर दिया, है ना। उसके बाद मैनी होल्डर्स ऑफ द रेंट फ्री टेन्योर्स वर डिस्पोजेस्ड बाय द यूज ऑफ द को वारंटो रिक्वायरिंग द होल्डर्स ऑफ सच लैंड टू प्रोड्यूस द एविडेंस लाइक टाइटल डीड्स बाय विच दे हेल्ड दैट लैंड। देखो इन सब का ये मतलब है, जितना भी ये लंबा स्टेटमेंट मैंने बोला, सिंपल सी बात ये, को वारंट का मतलब क्या होता है। को वारंट देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, बाकी सब ये पॉलिटी आएगा जब बताऊँगा डिटेल में। देखो यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब होता है, एक रिट होता है ये, ठीक है, और एक प्रॉपर लीगल राइट का आपके पास क्लेम, मतलब आप क्लेम कर सकते हो पर्टिकुलर ये चीज़ कि आपके इस लीगल राइट है, ठीक है। तो उस कारण होता था। और जो रेंट फ्री टेन्योर्स थे, बेसिकली टेन्योर्स थे, उनको अपनी लैंड से ही जो इन्होंने डिस्पोजेस कर दिया और उनके राइट जो थे उनको जो है ट्रांसफ़र कर दिए किसी और को। और उसके पहले उनसे ये बोला कि आपको जो है ये एविडेंस जैसे कि टाइटल डीड जो होते हैं वो आपको प्रोड्यूस करके लेकर के आने पड़ेंगे अगर आपको जो है लैंड ये रखनी है तो। यस। अब लार्ज एस्टेट्स वर कन्फिस्केटेड। एस्टेट्स का मतलब समझते हो ना आप, जो प्रॉपर्टी होती है वगैरह होती है, ठीक है। द कॉन्फिस्केट, इसको कॉन्फिस्केट कर दिया गया, है ना। उसके बाद पब्लिक ऑक्शन में सोल्ड कर दिया जाता था इनको, जो जितनी हाई बिड करेगा उसको दे दिया जाएगा। अब ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। जो इंडियन इंडस्ट्री थी और इंडियन ट्रेड था उसके खिलाफ थे। उसके अलावा जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी थी यूज इट्स पॉलिटिकल पावर टू डिस्ट्रॉय द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड द इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इनटू द अपेंडेज ऑफ अ फॉरेन एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम। ये मैंने आपको बताया था कि कैंडी क्राफ्ट किस तरीके से इन्होंने खत्म किया और जितनी भी इंडियन इंडस्ट्री थी उसको, ठीक है। अब देखो कार्ल मार्क्स जानते हो आप, चिंता करो, बहुत जल्दी मैं पॉलिटिकल साइंस का कोर्स लेकर के आऊँगा, टोटल एब्सोल्युटली फ्री विद अवेलेबिलिटी ऑफ द नोट्स टू यू, ठीक है। सो उसके अंदर बताऊँगा मैं। कार्ल मार्क्स से बहुत ही वाइड रीडिंग है मेरी इसमें भी। तो इसमें बेसिकली कार्ल मार्क्स जो थे इनको कम्युनिज्म का फादर बोला जाता है। अब इन्होंने क्या बोला था कि इट वॉज ब्रिटिश इंट्रूडर्स हु ब्रोक अप द इंडियन हैंडलूम डिस्ट्रॉय द स्पाइनिंग व्हील, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि इन्होंने एक्चुअली में इंडिया की जो ये हैंडलूम था उसको, जो स्पाइनिंग व्हील थी उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर चुका था, ठीक है। ये बोला था कार्ल मार्क्स ने, जिन्होंने एनालिसिस किया है दुनिया की। पता है इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के मैक्सिमम ईयर्स लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने में बिता दिए। यस गाइस, बहुत कभी बताऊंगा मैं आपको कार्ल मार्क्स के बारे में, बोलते बोलते थक जाओगे, ऐसे इंसान थे। यस। सो इंग्लैंड बिगैन विद डिप्राइविंग द इंडियन कॉटन्स फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट, ओके। उसके अलावा देन इंट्रोड्यूस्ड अ ट्विस्ट इनटू द हिंदुस्तान एंड इन द एंड इंडियन डेटेड द वेरी मदर कंट्री ऑफ अ कॉटन विद द कॉटन। देखो ये बात कही थी कार्ल मार्क्स ने, यानी कि जो मदर थी कॉटन की उसी को ही उसके लिए इन्होंने तरसा कर रखा, ठीक है। टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारा कॉटन का मार्केट भी था पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है। आपको बताया कि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसके अंदर भी ये बताया गया था कि इंडिया और चाइना की जो इकोनॉमी थी वो एक टाइम पे वर्ल्ड की 85% ऑफ द जीडीपी को कवर करता था, ठीक है। और आज देखो हालत क्या है, ठीक है। सो उसके बाद आते हैं द रियूनिशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंक्रीज द प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर एंड द लैंड, ठीक है, विच लोपसाइडेड डेवलपमेंट इन टर्न रिजल्टेड इनटू द पेपराइजेशन ऑफ अ कंट्री इन जनरल। बेसिकली इसका मतलब ये होता है, जहाँ तक मुझे पता है, पॉपुलराइजेशन का कंगाल होना, ठीक है। यानी कि कंगाली के जो है हालत तक इन्होंने छोड़ा, एग्रीकल्चर निपटा दिया, लैंड खत्म कर दी, ठीक है। बिल्कुल प्रोडक्टिविटी जीरो थी उस टाइम तक आते आते। सुनो, अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारे सोशल एंड रिलीजियस कोर्सेज थे। यस, वन ऑफ द डोमिनेंट फैक्टर था इनका भी, इकोनॉमिक की बात सबसे ज़्यादा यही है, ठीक है, जो कि डोमिनेंट किया। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पर एक तो पहली बात तो रेशियल ओवरटोन्स। आपको पता है जितने भी पूरी रिलीजियस, चाहे रिलीजियस हो चाहे जो है जितनी भी हम नॉर्मल इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं,
वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने एक बात ज़रूर जो है ऑब्जर्व की होगी, ठीक है, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कभी बताऊंगा इसके बारे में, हम साइकोलॉजी में ही पढ़ते हैं इसको, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो ना तो उसके अंदर एक अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन को निकाल के हमेशा रखा करो, ठीक है, तो वो आपके बहुत काम आती है। यस, तो जब भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे आपने जरूर एक चीज़ देखी होगी, यूरोपियंस जो हैं वो हमेशा से ही रेशियल ओवरटोन के जो है इसमें बेसिकली क्या था, बायसनेस, हमेशा रेशियल सुपीरियोरिटी इनके बीच में हमेशा रहती है। और ये गाइज आपको बता दूँ बहुत ही नीचे स्तर की सबसे नैरो माइंडेडनेस अगर कोई चीज़ हो तो रेशियल ओवरटोन ही होता है हमेशा से। यस, तो इस दुनिया में देख लो आपको दी, अब कहाँ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हो। उसके अलावा जो, चलो ठीक है, अब उसके बाद आए क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरी आए थे। अब इन्होंने बेसिकली वही जो फॉलो तो ये कर रहे थे कि ब्रिटिश फ्लैग के अंदर आए इंडिया के अंदर, ठीक है, लेकिन इंडियंस को ऐसा सस्पिशन की भावना में देखते थे और इंडिया इनको, जो इंडियंस थे वो इनको सस्पिशन की भावना से देखते थे बहुत ज़्यादा। बाद में देखो अब सोशल और रिलीजियस की बात करें तो पॉलिसीज़ और जो हमारे नॉर्म्स है, रिचुअल्स है, उनकी बात करना ज़रूरी है। जैसे कि सती प्रथा, यहाँ पर इन्होंने इंटरफेरेंस किया, चलो यहाँ पर अच्छी बात मानते हैं हम इसको कि ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके अलावा देखो विडो रीमैरिज, ठीक है, उसके अलावा जो वुमेंस एजुकेशन है, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं है कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो ये कभी हो नहीं पाता, ठीक है, ये बहुत गलत सोच है। आप खुद ही सोचें कि इस टाइम पीरियड के अंदर, जबकि चलो ठीक है हम बात करते हैं 1947 की, हम आज़ाद हुए, ठीक है, उसके बाद भी बहुत इलिटरेट लोग थे, ऐसा नहीं था सिर्फ वुमेन्स ही अनएजुकेटेड थी, मेंस भी थे, 85% सब आते हैं। यस, अब मैंने आपको बताया था जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हुए थे हमारे, सोशल कल्चरल मूवमेंट, प्लीज़ जाओ उनको देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक बातें बता दी मैंने उसके अंदर, ठीक है। यस, लास्ट सेशंस में तो अब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली कर कौन रहा था और क्रेडिट कौन लेकर के गए। ये जो लॉज बनाए इन्होंने उस टाइम पे, आज क्या उनकी इतनी अहमियत मान सकते हैं क्या, है ना। आज भी बहुत सारी बातें चलती है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो चलो जो है टाइम के साथ हम इसको चेंज कर सकते हैं, बट जो IPCC है, ठीक है, उनके अंदर हम अमेंडमेंट जब कर सकते हैं। बेसिकली आजकल बात भी चल रही है इसके अंदर, ठीक है, तो अब कुछ इसमें अपडेट आएगा तो बताऊंगा मैं आपको। IPCC चेंज करने की बात थी, ठीक है, चलो वो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, कभी फिर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम, देखो वुमेन्स एजुकेशन की बात करते हैं, सती, उसके बाद रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट लेकर के आई है, ठीक है, 1858 में, सॉरी 1856 में, ठीक है, तभी तो 1857 में हुआ है कारण। उसके अलावा जो चेंजेस हुए इनके रिलीजन में, ठीक है, जैसे कि मान लो अब ये कहते थे, क्रिश्चियन मिशनरीज कहते थे कि आप क्रिश्चियन धर्म को अपना लो, आपकी जो पैतृक संपत्ति है, जो आपकी फादर की प्रॉपर्टी है, उससे आपको कोई वंचित नहीं रख सकता। अगर आप क्रिश्चियनिज्म को अपना लेते हो तो आपको जो आपकी फादर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा उतना ही मिलेगा जितना आपको पहले मिलता, ठीक है। तो इस तरीके की पॉलिसीज इन्हें यस लॉ के अंदर बना दी। यस, अब बात आती है आपकी जो रिलीजियस, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि जो, अब देखो इंग्लिश रूलर जो थे इन्होंने बेसिकली कौन करता अपन को ही किया, इंडियंस को ही किया, बहुत ही रूड और बहुत ही एरोगेंट था, है ना। जो पीपल थे बेसिकली सब्जेक्ट ही बोलते थे, इंडियन सब्जेक्ट बोलते थे, ठीक है, अपनी कॉलोनीज के पीपल को इंडियन सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो हाउ एवर द इंग्लिश वर इन्फेक्टेड विद द स्पिरिट ऑफ द रेशियलिज्म, है ना, आज भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। रिसेंटली आर्टिकल पढ़ रहा था अमेरिका की, क्या रेसिज्म कितनी बड़ी मात्रा में वहाँ पर है, ठीक है, आपको पता है वहाँ पर रिसेंटली जॉर्ज फ्लोइड का केस था, वो भी जो है ब्लैक एंड वाइट का ही केस है, सबसे बड़ी बात है ना। और आप खुद सोच लो कि इस टाइम के जो सुपर पावर्स हैं जिनको हम बोलते हैं सो कॉल्ड सुपर पावर, बेसिकली अब तो डिक्लाइनिंग पे है अपना, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। सो यस, चलो ठीक है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। द रूलर्स फॉलोड द पॉलिसी ऑफ द कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द इंडियंस, ठीक है, हम डिस्क्राइब द हिंदूज एज द बारबारियंस, हम इसको हिंदूज को बारबारियन कह रहे हैं, ठीक है, और क्या है, खुद क्या है, ठीक है, चलो ठीक है, विद हार्डली एनी ट्रेस ऑफ द कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब सुनो, इन्होंने ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दिया। अब मैंने आपको मेरा कोर्स बेसिकली वो अनअकैडमी पर है, उसमें मैंने बताया था बेसिकली कि क्या पर्सपेक्टिव से हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, जिसके अंदर एक होता है आपका जो बेसिकली सबल्टरन है, एक मार्क्सिस्ट है, ठीक है, और एक जो कॉलोनाइजर्स हैं, है ना, ब्रिटिशर्स की नज़र में और इंडियंस की नज़र में, यानी कि जो नेशनलिस्ट अप्रोच होती है। तो उसके अंदर बेसिकली एक बात ही आती है, उसके अंदर एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जो ये कॉलोनाइजर्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, क्योंकि इनके ही तो लोग आए थे यहाँ पर, और इन्होंने यहाँ पर के ये जो टेक्स्ट है लिटरेचर को इनको इकट्ठा करके लेकर के गए। अब पहले तो ये बोलते हैं कि कल्चर नहीं है, सिविलाइजेशन नहीं है, कुछ भी इस तरीके से, और फिर बाद में आकर के रिकॉग्नाइज भी करते हैं बहुत सारे, और इंडियंस बताते हैं उनको कि हम जो है इस तरीके से हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो सिविलाइजेशन है, आपके भी आप जो देखो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन अगर अर्थ पे है तो वो ये वाली है, ठीक है, जो हमारी जो इंडियंस है, ठीक है, इंडस वैली है, उसके पहले की जो आसपास की जो, ठीक है, जैसे कि चाइनीज़ आती है मेसोपोटामिया में, तो ये सब है। यूरोप में कोई सिविलाइजेशन इस तरीके की नहीं थी, बहुत बाद में जाकर के बनी है।
1516 फिर ओटोमन आए, है ना। उसके बाद में जितने भी रूलर्स थे, और बाय द मिडाइवल टाइम में बेसिकली, है ना, उसके पहले इनकी कोई सिविलाइजेशन नहीं थी इसी ब्रॉड लेवल पे। यस, रोमन एम्पायर था, बहुत बड़ा था, ठीक है, लेकिन उसके भी 5000 साल पहले चले जाओ, आप रोमन के भी 5000 साल पहले चले जाओ, इस तरीके से 4000 साल पहले, उसमें भी इंडिया सिविलाइजेशन हम इतनी बड़ी लेवल में जो है ट्रेड करते थे मेसोपोटामियन से उस टाइम पे, जब ये लोग कहीं पे जंगल में जो उस टाइम की जो है ट्राइबल लाइफ जीते थे। यस, सो इनको बताया फिर हमने बाद में। सो वाइल दी मुस्लिम्स वर डब्ड एज दी बाइगोट्स, अब मुस्लिम्स को बाइगोट कह दिया इन्होंने, बताओ, इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा गाइस, एंड क्रूअल एंड फेथलेस। अब मुस्लिम्स को तो क्रूअल फेथलेस ये बोल रखा है इन्होंने, उसके अलावा हिंदूज को बार बार बोल रखा है इन्होंने, पता नहीं कहाँ की हिस्ट्री इनकी। चलो ठीक है। अब यूरोपियन ऑफिसर्स एंड द यूरोपियन सोल्जर्स ऑन देयर हंटिंग स्पीयर्स आएगा बेसिकली, वर ऑफन गिल्टी ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेट क्रिमिनल असॉल्ट ऑन द इंडियंस, ठीक है। अब इनडिस्क्रिमिनेट क्रिमिनल असॉल्ट, ये तो बहुत ही बेसिक सी बात थी, जो सोल्जर थे ऑफिसर थे उनको कोई जो था इस तरीके से था। अब यूरोपियन ज्यूरीज, देखो अब यूरोपियन ज्यूरी जो है ये भी बहुत ही जो है मजाक का खेलता है पूरा। एक तो खुद तो केस लेकर के आ जाते थे, खुद ही जो है सोलेली ट्राई कर लेते थे पूरे केस को, समझ लो। सो अब जो यूरोपियन क्रिमिनल्स थे उनको तो लाइट और नो पनिशमेंट देता था सेम क्राइम के लिए, ठीक है, और इंडियंस को जो है जो हार्डर और हार्शर पनिशमेंट दिया जाता था, ठीक है। अब ये डिस्क्रिमिनेशन जो इंडियन के माइंड में बहुत ज़्यादा तरीके से खतरनाक तरीके से बैठ चुकी थी ये सब चीज़ें, ठीक है, और इन सबका एक गुस्सा बनकर फूटा 1857 का रिवोल्ट। ये जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं ना, देखो एक बकेट लेना, उसमें पानी भरते जाना, एक टाइम का निकल जाता है, बहुत सिंपल सी बात है, ये वही भरते जा रहे हैं बाल्टी, ठीक है, अभी फटेगा ये सब। यस, सच इनडिस्क्रिमिनेट सच डिस्क्रिमिनेशन रेंकल्ड द इंडियन इन द माइंड्स एंड फेस्टरिंग सॉर, ठीक है। इट मे बी इजी टू विदस्टैंड दैट फिजिकल एंड पॉलिटिकल इनजस्टिसेस बट रिलीजियस परसिक्यूशन, बहुत बड़ी मात्रा में रिलीजियस परसिक्यूशन किया गया, ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, ठीक है, और उस पर से हमको बार बार हमको बाइगोट्स बोल करके जा रहे हैं, ठीक है। अब कॉन्साइंस बेसिकली टचेस द कॉन्साइंस इन द फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस दैट आर नॉट इजी टू इरेडिकेट, है ना। अब इरेडिकेट नहीं हुआ लंबा, तो एक हमें ये फ़ायदा हुआ कि लोगों के अंदर ये जो भावना थी वो बहुत लंबे टाइम तक रही, जो कि 1947 के दिन आकर के 15 अगस्त के दिन आकर के सक्सेसफुल हुई, ठीक है। सो सिपोए और प्रोमिस प्रमोशंस, अब सिपोइस को प्रमोशन की प्रोमिस किया जाता था इफ़ दे एक्सेप्टेड द ट्रू फेथ, है ना। अब इनका ट्रू फेथ की डेफिनेशन क्या होती थी आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा द मिशनरीज वर गिवन एम्पल फैसिलिटीज एंड अमेरिकन मिशनरी सोसाइटी एट आगरा हैड सेटअप एन एक्सटेंसिव प्रिंटिंग प्रेस, खुद की प्रिंटिंग प्रेस चला लेके इन लोगों ने, है ना। आइडोलेट्री वाज डिनाउंस, ये कहते थे कोई आइडोलेट्री को पूछने की जरूरत नहीं है आपको। उसके अलावा हिंदू गॉड और गॉडेस को रेडिकोल यानी कि मजाक उड़ाए देते थे, कार्ल मार्क्स ने भी उड़ाया, ठीक है, उनकी एक बुक थी बेसिकली, अब बताऊंगा मैं आपको कभी, उसके अंदर भी उन्होंने जो हनुमान जी गणेश जी, ठीक है, अब जो मानते हैं उनके लिए तो ये बहुत बुरी बात है कि किस तरीके से उन्होंने बेसिकली, ठीक है, बताऊंगा कभी, है ना। सो जो हिंदू सुपरस्टिशन था उसको तो इग्नोरेंस बोल देते हैं, ठीक है। अब यस, ये बात तो सही है, सुपरस्टिशन कभी होना नहीं चाहिए किसी भी धर्म में। उसके अलावा सर सैयद अहमद कहाँ के बारे में मैंने बताया लास्ट लेसन में, ठीक है, वहाबी मूवमेंट उसके बाद वाला, ठीक है। यस, उन्होंने मेंशन किया बेसिकली सर सैयद अहमद खान ने, इट हैज़ बीन कॉमनली बिलीव दैट द गवर्नमेंट अपॉइंटेड द मिशनरीज एंड मेंटेन देम एट इट्स ऑन कॉस्ट, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयड थे और कुछ भी नहीं थे, ऐसा सर सैयद अहमद खान ने कहा है, ठीक है। यस, अब मैं उस जो रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट की बात कर रहा था वो ये रहा आपका, ठीक है। सो छोड़ा कुछ भी नहीं आपने, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो अब इन्होंने मॉडिफाई किया बेसिकली हिंदू कस्टम्स को, अ चेंज ऑफ रिलीजन डिड नॉट डिबेयर अ सन फ्रॉम इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज फादर, ठीक है। अब मैंने कहा आपको लो की शक्ल में ट्रांसफॉर्मेशन कराया जा रहा है एक रिलीजन से क्रिश्चियनिटी में, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात। अब स्ट्रेंजर रूमर्स, अब रूमर्स को बहुत बड़ी मात्रा में फैला गया, उस टाइम पे भी जो है रूमर्स बहुत बड़ी जो थी प्रॉब्लम थी, जैसे कि आज का इशू है। वर करंट इन इंडिया एंड लॉर्ड कैनिंग हैड स्पेशली सिलेक्टेड एंड चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ कन्वर्टिंग दी, सो जो इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल चार्ज ले रखा था, बताओ लॉर्ड कैनिंग ने, इस तरीके से। अब इन दिस सरचार्ज एटमोसफेयर इवन द रेलवेज एंड द स्टीम शिप्स बिगेन टू लुक्ड अपॉन एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर चेंजिंग देयर फेट, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि ये जो रेलवेज और स्टीम इंजन चलाई इन्होंने, बिगेन टू लुक दी एज अपॉन द इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट टू चेंज देयर फेथ, ये भी इन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम किया। अब टेलीग्राफ का इन्वेंशन हो गया, ठीक है, वॉज रिगार्डेड एज द अक्रूज्ड स्ट्रिंग एंड द रिबेल्स वंस सेड दैट इट वाज दिस अक्रूज्ड स्ट्रिंग दैट स्ट्रेंगल देम, सॉरी, ये अक्यूज नहीं, अकर्स्ड है, अकर्स्ड यानी कि शापित होता है, ठीक है, स्ट्रिंग यानी कि धारा, यानी कि ये बेसिकली टेलीग्राफ को ऐसा बोला जाता था, अकर्स्ड स्ट्रीम में शापित धारा ये, इसके कारण बहुत जल्द इनका जो है कनेक्शन कम्युनिकेशन हो पाता था, और इसी से ही ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन था उसका काम करते थे, रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिबेल्स ये कहते थे कि यही कारण है हमारा जो हम रिबेल बने, ठीक है। अब द इंडियन माइंड वॉज गेटिंग इंक्रीजिंगली कन्विंस्ड दैट द इंग्लिश वर
कंस्पायरिंग टू कन्वर्ट देम टू द क्रिश्चियनिटी, ठीक है। ये लोग सोचने लगे थे कि अब इतना है कि इतना तो हमको समझ में आ गया कि ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमको इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। द एक्टिविटीज़ ऑफ द क्रिश्चियन जो पादरीज थे एंड एफर्ट्स ऑफ डलहौजी बेंथून, है ना, ये बेंथून का ही बताऊंगा कभी आपको, बहुत ही जो है ये भी पहुंची हुई चीज़ है, ठीक है। डलहौजी एंड बेंथून टूवर्ड्स द वुमेन एजुकेशन मेड इंडियन फील दैट दो थ्रू द एजुकेशन द ब्रिटिश आर गोइंग टू कॉन्कर देयर सिविलाइजेशन, ठीक है। अब लोग ने ये सोचा, अब ये इंडियंस ने ऐसा सोचा बेसिकली कि जो एजुकेशन है ब्रिटिश की वेस्टर्न एजुकेशन लेकर के आ रहे हैं वो तो कॉन्कर कर जाएंगे हमारी सिविलाइजेशन को, और जो कि हमारी ज़्यादा सुपीरियर है, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा था। और श्री अरबिंदो घोष ने तो काफ़ी खुशी कहा इस बारे में, ठीक है। कभी बताऊंगा उनके बारे में आपको, ये सब कभी बताऊंगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जो कह करके छोड़ दूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, एक एक चीज़ लेकर के आऊँगा आपको, लेकिन उसके लिए मेरे को आपको चाहिए सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और शेयर कर दो इनको जितना हो सके, हर चीज़ फ्री में अवेलेबल कराऊंगा आपको, मेरी गारंटी है इस चीज़ की। अब सुनना है भाई, मिलिट्री कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिलिट्री कोर्सेज ये बेसिकली लास्ट स्टेज के बाद इमीडिएट कोर्स पढ़ के खत्म करेंगे इस वाले लेसन को, यस। अब देखो यहाँ पर बात आती है कि जो बेसिकली डिसकंटेंट था, इसके अंदर हम पूरी बात करेंगे जो डिसकंटेंट था अमंग दी जो सिपोइज थे, हमारे थे तो इंडियंस ही, लेकिन जो वर्क कर रहे थे बेसिकली प्रिंसेस के लिए, इनके ब्रिटिशर्स के लिए, इनके आर्मी में थे, यस। अब बात सबसे बड़ी बात तो ये कि ज्वाइन ही क्यों कर रहे थे, आपको लग रहा होगा। पहली बात तो ये था कि नेशनलिज्म कुछ था ही नहीं उस टाइम पे, यस, नेशनलिज्म कुछ था ही नहीं, भावना ही नहीं थी लोगों में, बाद में आई रहने के बाद में, और इंडिया में जो तो बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन के प्रिवेलेंट के बाद में, उसके बाद में बेसिकली जो ये पे अच्छा करते थे और टाइम टू टाइम करते थे, रेगुलर पे करते थे, ठीक है। अदर यूरोपियंस की तरह नहीं थे ब्रिटिशर्स जो नहीं कर पाते थे, प्रिंसेस भी नहीं कर पाते थे इतना तो। अब बात आती है कि जो बेसिकली ये था जो कंपनी की आर्मी थी और कंटेनमेंट था, ठीक है, जो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट में आने लग गया, रिलीजियस ओवरटोन आने लग गया इनके अंदर, यानी कि देखो पंडित भी इनकी टीम में आ रखा है, पंडित ने भी ज्वाइन कर रखी है, उसके अलावा जो एक शेड्यूल कास्ट पीपल है, ठीक है, लोअर कास्ट जिसको टाइम पे बोला जाता था, ठीक है, वो भी इसने भी ज्वाइन कर रखी है। अब इनको स्टेटस बराबर दे रखा है, आप सोच रहे हो, स्टेटस दोनों को बराबर दे रखा है, क्योंकि और इनको भी ऐसा लगता था कि हमको इनके साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा, ठीक है, और इनको ये छूना भी पसंद नहीं करते थे उस टाइम पे। तो अभी प्रिजुडाइजेस आने लगे लोगों के अंदर, ठीक है। तो ये प्रिजुडाइजेस पता है दुनिया की सबसे खराब चीज़ प्रिजुडाइजेस है, ठीक है। अब उसके अलावा जो बिलीव्स हैं लोगों के, रिलीजियस बिलीव्स हैं, ठीक है, उसके अलावा जो पेमेंट किया जाता था मिलिट्री को डिफेंस सेक्टर में कितना पेमेंट होगा, ठीक है, ये सब इंडियंस के ट्रेजर से जा रहा था, ठीक है, इंडियंस से ही लेकर के इनको दिया जा रहा था ये, ठीक है। और आफ्टर ऑल जितना भी होता था अल्टीमेटली जाता था इंग्लैंड में ही, ठीक है, क्योंकि बहुत हाई सैलरी थी, डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा होता था इस टाइम पे, डेवलपमेंट में कुछ किया नहीं जाता था, यस। उसके अलावा जो हिंदू थे उस टाइम के, उनको ये लगता था कि क्रॉसिंग द सी इज़ द लूजिंग ऑफ द कास्ट, ठीक है, यानी कि अगर सी को इन्होंने क्रॉस किया तो इनकी कास्ट लूज हो जाएगी, लेकिन फिर भी इनको लेकर के जाया जाता था ज़बरदस्ती, ठीक है, जैसे कि बर्मा गए, फिर इंडोनेशिया वगैरह इस तरह, ठीक है, और जो भी आइलैंड्स होते थे वहाँ पर जाना होता था इनको लड़ाई करने के लिए, ठीक है। तो ये मना करते थे, ये कहते थे अगर हमको लेकर जा रहे हो तो जो है एक्स्ट्रा पे जो होता है वो हमको मिलना चाहिए, वो भी नहीं दिया जाता था, और हमारी कास्ट भी लूज़ हो जा रही है इससे, ठीक है। सो ये बिलीव था, ठीक है, तो ये मानते थे। अब लॉर्ड कैनिंग इसके लिए एक रूल लेकर के आया, सुनो बहुत ध्यान से, लॉर्ड कैनिंग इसके लिए रूल लेकर के आया, उसने करा जो जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, ध्यान से सुनना है, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट था 1856 का, ठीक है, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इसके अंदर यह था कि जितने भी फ्यूचर रिक्रूट्स होंगे बंगाल आर्मी के अंदर, ठीक है, उनको कहीं भी सर्विस के तौर पर लेकर के जाना जो है रिक्वायर है, गवर्नमेंट करेगा उसको, ठीक है, और कोई इसको जो है रिसेंट जो कोई उसका रेजिस्ट कर नहीं सकता, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने बातें बताई, और भी बहुत कुछ था, इतना हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। उसके अलावा भत्ता, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऐसे वर्ड इस्तेमाल करना अपने जो आंसर में, जिसको हम बोलते हैं जो फॉरेन सर्विस अलाउंसेस, ठीक, इसको हम बोलेंगे भत्ता, ब्रैकेट में डाल करके भत्ता लिखना, बहुत अच्छा जाएगा आपको कि आप जानते हो इसलिए में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपको बताती है बेसिकली कि आप रट्टा मार करके नहीं आओ, समझ के आए हो चीज़, फील किया आपने, ठीक है। उसके अलावा अनेक्सेशन जो अवध का किया गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल है उसका, ठीक है, वहाँ के सिपोइज को मतलब जो है उन्होंने फिर उनके अंदर फीलिंग आई अपने जो है अपने लोगों के खिलाफ ही किस तरीके से हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक ये भी था। उसके अलावा रेशियली इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, ठीक है, मतलब जो यूरोपियंस थे उनको प्रमोशन दे दिया जाता था, इनको नहीं दिया जाता था, प्रिविलेजेस भी ऐसी थी, सैलरीज भी ऐसी थी, ठीक है। अब बेसिकली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं, सुनना बहुत ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी हमारे आज के लेक्चर की, सुनना। ये मिलिट्री में जो लोग थे, ये जो सिपोए थे कौन, सोचा कभी आपने, ये थे माना सिपोए थे, यस, हाँ बिल्कुल सिपोए। पता है कौन थे ये, पीजेंट्स, यस गाइस, पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म बोला जाता है इनको,
ये थे कौन, ये यूनिफॉर्म में पीजेंट ही तो थे, यही हर घर से जाते थे। बेसिकली इनकी खेती बाड़ी सब खत्म हो गई थी, कहाँ जाएंगे, आर्मी में भर्ती हो गए चलो, है ना। तो इस तरीके से पीजे, अब देखो, अब कोई भी पॉलिसी आएगी, सुनना बहुत ध्यान से सुना, अब कोई भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है मानो, ठीक है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कोई पॉलिसी लेकर के आएगा, एग्रीकल्चर में, लैंड में, एक्सप्लोइटेटिव रेवेन्यू पॉलिसी लेकर के आएगा, तो इनके, ये तो पीजेंट्स है वो जिनके परिवार वाले दिक्कत में आएंगे, अल्टीमेटली इन पे इम्पेक्ट पड़ने वाला है उसका, है ना। तो अब इन पीजेंट्स को लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, इतना एक्सप्लोइटेशन, ये वाली भावना भी इनके अंदर आकर के रही, है ना। और ये भी एक वन ऑफ द मेजर कोज था आपका जो 1857 का रिवोल्ट बन करके फूटा। अब सुनते हैं यहाँ पर ध्यान से। अब ऐसा नहीं है कि पहले ही कभी हुआ नहीं, बिल्कुल हुआ। देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूँ। जो यस जो बंगाल था, ठीक है, उसमें हुआ 1764 में, ये नोट कर लेना, 1764 में। उसके अलावा वेल्लोर, ठीक है, वेल्लोर में 1806 में, ठीक है। बैरकपुर जो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ था, बैरकपुर 1825 में, ठीक है। इस तरह की छोटी मिस्टेक भूलना कभी भी। उसके अलावा अफगान वॉर्स, अफगान वॉर्स ने बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट किया गया था और हो चुका था यहाँ पर, ठीक है। वो 1838 से 42 तक था, मैंने समझा चुका हूँ उसको पुराने लेसन में, प्लीज़ जाकर के देख लेना, है ना। अब उसका ये यहाँ पर मैंने उस टाइम में भी कहा था कि सिग्निफिकेंस यहाँ पर आएगा, क्योंकि अफगान वॉर जस्ट पहले हुए हैं जो 57 का रिवोल्ट है, क्योंकि इतनी छोटा नहीं होता, हिस्ट्री जो है वो बहुत लंबे टाइम पीरियड तक इनका इम्पैक्ट रहता है जितने भी इवेंट्स होते थे। यस, अब देखो, सिंस द मिलिट्री एडवेंचर, मिलिट्री, अब यहाँ पर सबसे पहला रीज़न ही आया है, अफगान एडवेंचर ऑफ द लॉर्ड ऑकलैंड। अब इन बेसिकली इन लड़ाई काफ़ी सक्सेसफुल थी इनकी। द डिसिप्लिन इन दी आर्मी सफर्ड अ सीरियस सेटबैक, ठीक है। अब इनको तो ऐसा लगा था बेसिकली, लेकिन आर्मी जो वो थी जो बहुत ज़्यादा सफ़र की गई थी। 3/5 ऑफ द रिक्रूट्स ऑफ द बंगाल आर्मी वर ड्रोन फ्रॉम द आउद। सोचो, ऐसा कहा जाता था कि अवध का मतलब अवध के हर घर से एक जना जो है आर्मी में है, और भी ज़्यादा ही। एंड द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड दी मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम दी हाई कास्ट ब्राह्मण्स एंड द राजपूत फैमिलीज। सुनो, है ना। अब ये कुछ ऐसी कास्ट थी। हाँ, सबसे बड़ा बात, डिनोमिनेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें यहाँ के बहुत काम आती है। जो रिलीजियस और कास्ट डिनोमिनेशन किया जाता था, जैसे कि बताता हूँ मैं आपको, गोरखास, जो गोरखास थे, उसके अलावा जो सिख थे, इनको मिलिट्री और जो मार्शल क्लास इन्होंने डिक्लेयर कर रखा था, है ना, इस तरीके से। यानी कि ये जिसमें होंगे उसके सुपीरियर आर्मी होगी, मिलिट्री होगी, इस तरीके से, है ना। राजपूत भी उसमें ही है, ठीक है। हु वर एवर्स टू एक्सेप्टिंग देम द पार्ट ऑफ द आर्मी डिसिप्लिन विच ट्रीटेड देम ऑन अ पार विद द लो कास्ट रिक्रूट्स। अब इनको उनके बराबर तो बेसिकली नापा जाएगा, है ना, ताकि, क्योंकि हर कोई तो अमीर होता नहीं था, चाहे हाई कास्ट ब्राह्मण ही क्यों ना हो, ठीक है। इसमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो सर राम आहूजा सर की बुक में जो है आपको कहीं बताऊंगा। उसके अंदर बहुत सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया में, बहुत अच्छी बुक, ठीक है। वन ऑफ द फेवरेट बुक है मेरी कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस के लिए, अगर आपको करना है, पॉवर्टी चाहे कुछ भी हो, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली कॉन्सेप्ट था ये, है ना, बताऊंगा आपको मैं। सर चार्ल्स नेपियर हैड नो कॉन्फिडेंस इन द एलिजेंस ऑफ द हाई कास्ट मर्सनरीज। मर्सनरीज वो होते हैं गाइस जो भाड़े के लड़ने वाले बुलाते हैं ना अपन, वो होते हैं। अब इनमें कोई बिलीव नहीं था इनका। उसके अलावा द बंगाल आर्मी सिपाही रिफ्लेक्टेड ऑल द फीलिंग ऑफ द सिविल पॉपुलेशन ऑफ द आउथ इन द ओपिनियन ऑफ द मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद ने क्या कहा है, द एनेक्सेशन ऑफ द आउथ मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिविलियस मूड इन द आर्मी जनरली एंड इन द बंगाल आर्मी इन द पर्टिकुलर। ये कहा गया था मौलाना आज़ाद के द्वारा, ठीक है। इन्होंने कहा था कि आवज जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जिसका अनेक्सेशन किया गया मिस गवर्नेंस में। अब उसके बाद आती है द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया हैड एडवर्सली अफेक्टेड द सर्विस कंडीशन ऑफ द सिपाहीज। सर्विस कंडीशन एकदम ब्रूटल थी, है ना। इनको कपड़े भी जो थे इनके काफ़ी टाइम तक तो इनको नई वर्दी नहीं मिलती थी, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। दे वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन एरिया अवे फ्रॉम देयर होम्स विदाउट द पेमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा भत्ता। कोई एक्स्ट्रा भत्ता इनको दिया नहीं जाता था और एक्स्ट्रा सर्विस भी ले ली जाती थी। इन 1844 4 बंगाल रेजिमेंट्स, मैंने बताया था अभी आपको, 4 बंगाल रेजिमेंट हैड रिफ्यूज टू मूव टू सिंध। इन्होंने पहले तो मना कर दिया कि सिंध नहीं जाएंगे जब तक हमको एक्स्ट्रा भत्ता नहीं मिलता, सेक्शन नहीं करते, है ना। तो इस तरीके से यहाँ से रिवोल्ट की भावना इनके अंदर की थी। 1856 में कैनिंग ने बेसिकली आ चुके थे, कैनिंग गवर्नमेंट पास दिस जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, बता चुका हूँ मैं ना अभी आपको, जस्ट अभी बताया मैंने। यस, इसलिए कहता हूँ कि सुनो पहले ज़्यादा, नोट्स तो आपको अवेलेबल मिल ही जाएंगे, कराई दूंगा। विच डिक्रीड दैट ऑल द फ्यूचर रिक्रूट्स फॉर द बंगाल आर्मी वुड हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग टू सर्व एनी वेयर देयर सर्विस माइट बी रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। जहाँ सर्विस चाहिए रहेगी गवर्नमेंट को, करवाएंगे हम तो भैया। तो ये कहा इस वाले एक्ट के अंदर। तो यहाँ पर इनको लेजिस्लेटिव बैकिंग मिल गई, ठीक है। अब इमीडिएट कोजेस होने के बताने के पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आउटसाइड इवेंट्स हैं, ठीक है, जो आउटसाइड इवेंट्स थे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो रिवोल्ट को इन्होंने बढ़ा दिया बेसिकली, ये हुआ,
है ना। देखो सबसे पहले बात तो फर्स्ट अफगान वॉर हुए थे, ठीक है, इसको समझा चुका हूँ मैं अफगान वॉर्स क्या थे, ठीक है, इसको जा करके देख लेना। उसके अलावा पंजाब वॉर्स, ठीक है, एंग्लो पंजाब वॉर्स, है ना, ये भी क्या थे ये भी समझा दिया। उसके अलावा क्रीमिया वॉर होते गाइस। अब क्रीमियन वॉर्स क्या थे, क्रीमियन वॉर्स क्या थे, ये बेसिकली जो उस टाइम का जार एम्पायर था उससे भी था, ठीक है, उससे थे। और जो डोमिनियन एम्पायर थे यूरोप के, उसके अंदर था, जिसके अंदर ब्रिटेन भी पार्ट था, ठीक है, सो वो था। उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल रिप्रिकॉशन लोगों के अंदर आए इस इन सिचुएशन को देखने के बाद, ब्रिटिशर्स वॉज सीन टू बी नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड इट वॉज फेल दैट दे कुड बी डिफीटेड। बहुत ऐसी जगह थी। देखो बड़ी बात क्या, यहाँ पर 1857 की, यहाँ पे 1856 इनकी बात कर रहे हैं कि क्रीमियन वॉर है ना, एंग्लो अफगान वॉर, इतना बैकफुट पे चल गए थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, इतने कमजोर हो गए थे कि इनको भी पता लग गया था लोगों को कि नहीं यार हराया तो जा सकता है, यूरोपियन पावर को हराया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कोई भगवान नहीं उस टाइम के जब उनको हराया नहीं जा सकता, ठीक है, ये लोगों में भावना आ गई थी, ठीक है। तो ये आउटसाइड मूवमेंट का इवेंट्स का जो इम्पैक्ट था वो 1857 में ये आया। अब बात करते हैं इमीडिएट की। इमीडिएट कोजेज आमतौर पर हमको सबको बहुत अच्छे से याद रहते हैं क्योंकि स्टोरी है ना, मसाला है इसमें, ठीक है। और हम जो अभी तक मैंने बताया वो सब एकदम एकेडमिक था, एकदम जो था परफेक्ट आपकी नॉलेज के लिए, तो उनको रिवाइज करते रहना, ठीक है। तो इन्होंने एक एनफील्ड राइफल लेकर के आए थे ये, ठीक है, इन द आर्मी एंड डिसाइडेड टू रिप्लेस विद द ओल्ड फैशन मस्कट, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये ओल्ड फैशन मस्कट क्या होती है, देखो ये एक बंदूक होती है जिसमें ना बार बार, देखो जैसे कि ये बंदूक है, इसके अंदर अब यहाँ पर जो है इनको बार बार जो है गोली डालनी पड़ती थी, और इसमें इनको जो है बार बार पूरी मतलब हर एक शॉट के बाद वापस से गोली डाल करके उसको अंदर बारूद से कवर करके फिर ये वापस फायर कर सकते थे, तो बहुत टाइम लग जाता था। तो इस चीज़ को इन्होंने रिप्लेस करने की कोशिश करी और ये लेकर के आया एनफील्ड राइफल, ठीक है। एनफील्ड राइफल में बेसिकली जो ये था लोडिंग प्रोसीजर इसका था एनफील्ड राइफल का, ठीक है। तो वो भी जो था वो सबसे बड़ा जो था बोन ऑफ कंटेंशन था, ठीक है। अब कार्ट्रिजेस को जो है माउथ से खोलना पड़ता था, ठीक, कार्ट्रिज यानी गोलियां जो थी उनके ऊपर जो कवर चढ़ा होता था उसको मुंह से खोलना होता था, एंड बाइटिंग ऑफ द टॉप पेपर, उसका जो पहला पेपर होगा उसको अपने मुंह की जो अपने दांतों से उसको हटाना पड़ता था, ठीक है, विद द माउथ। अब जनवरी 8 क्योंकि देखो इसमें क्या था कि जो आपकी राइफल थी ना, आपकी जो राइफल होती थी, ठीक है, राइफल के अंदर क्या होता था ग्रीस, है ना। तो और मतलब ये जो ग्रीस, क्योंकि जो आपकी गोली जब शूट होगी तो वो है ना आपके जो गन के सरफेस है ना उस पर जो है वो हम बोलते हैं रगड़ ना खा जाए, ठीक है, इसके लिए ग्रीस चाहिए होता है ताकि स्मूथली गोली निकल के आए और एक ठीक एक्यूरेट निशाना बने, एक्यूरेसी की वजह से लेकर के आए थे इसको, ठीक है। और ग्रीस जो है इसके अंदर लगाना मुश्किल था जैसे कि पहले की बंदूक में था। तो बेसिकली क्या था कि ये जो थे वो एनफील्ड जो अपनी कार्ट्रिजेस थी उसके अंदर ही ग्रीस के तौर पर इन्होंने काउ की और जो पिग फैट है, काउ और पिग फैट दोनों ही इसका इस्तेमाल किया गया, ऐसा इन्होंने बताया गया, बाद में पता चला, ठीक है, बंगाल रेजिमेंट में, ठीक है। Yes, at once was denial was used by the military authority without investigating into the matter। अब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मना कर दिया उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो सोल्जर्स थे, हिंदू सोल्जर ने तो कहा कि गाँव जो है वो हमारी माता के समान है और उनका जो मांस जो है उनसे इनको सख्त नफरत थी जो इन्होंने ये हरकत की, और पिग फैट की वजह से जो मुस्लिम थे वो नाराज हो गए। अब जो सोल्जर्स बिलीव दैट ब्रिटिश वर डेलिबरेटली अटेम्प्टिंग टू स्पॉइल द रिलीजन ऑफ द बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, बिकॉज हिंदू जो थे वो काऊ को रिवर्ट करते थे और जो मुस्लिम थे वो पिग को हेट करते थे, ठीक है। अब द सोल्जर्स देयरफॉर बिकम डिटरमाइंड टू रिफ्यूज देयर सर्विस एंड अल्टीमेटली रिवोल्टेड। अब इन्होंने सोचा कि सर्विस छोड़ दो इनकी, और क्या है जो रिवोल्ट करना पड़ेगा। दस इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट वॉज द यूज ऑफ द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। उसके अलावा जो एक आटा था, बेसिकली आटा में जो है बोन्स, जो है ह्यूमंस की बोन्स, जानवर की बोन्स इसके अंदर मिक्स करने का ये भी एक रूमर्स उड़ाई गई थी उस टाइम पे, तो वो भी एक ट्रिगरिंग पॉइंट था। अब अगले लेसन में मिलते हैं कि किस तरीके से मेरठ में क्या होता है ना। मेरठ के जो नर्मदा से फिर बिहार होकर के गए, ठीक है, राजपुताना, इतने लोग मिले इन लोगों को, ठीक है, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, कौन कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी, है ना, ये सब बताऊंगा, कौन कौन सी रेजिमेंट थी इसके अंदर, मंगल पांडे की बात करेंगे, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आता है, मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज़ जो है ठीक है डू अप्रिशिएट इट और सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे जितना हो सके उतना शेयर करो लोगों को, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।